ओके जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ, तो हम लोग अभी लीनियर अलजेब्रा की क्लास है ना, थ्योरी तो कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, साथ में कुछ रिजल्ट्स और ज़रूरत पड़ेंगे तो वो मैं रिजल्ट लिखा दूंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास जो असाइनमेंट्स हैं, जैसे आज ही मैंने ग्रुप में कुछ भेजा था, है ना, और भी होंगे। तो बाकी असाइनमेंट जो भी लीनियर अलजेब्रा के, आप ट्राई करते रहो, कंप्लीट करो, और जहाँ डाउट हो आप डिस्कस करो। तो अभी आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ खुद ही। तो जैसे ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो। तो इसमें क्या है कि ये 2023 जैम का क्वेश्चन है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बेस्ड है। तो अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो भाई, सबको विजिबल है? तो एक बार पढ़ लो और ट्राई करो। तो क्वेश्चन जैसे क्या बोल रहा है कि P कोई 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज है 1 1 एंड 2। 1 -1 2 ट्रांसपोज बी द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये जो 1 यहाँ पे 1 1 2 है ना, तो इसका मतलब है कि आइगन वैल्यू 1 जो है उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। और यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि 1 -1 2 इज द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 1। तो इस लाइन का क्या मतलब है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आइगन वैल्यू 1 है उसकी 1 होगी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या थी कि उस आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। तो एक ही है, if the adjoint of the matrix 2p is denoted by q, है ना, तो then which of the following is are true। अच्छा, तो एडजॉइंट से पहले मुझे याद आया ना, एक थ्योरम लिखा देता हूँ फिर क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन जैसे एक थ्योरम है इसमें यह है कि है ना, ये सब थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको समझना आपको क्या है। ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, एंड ये जो आपके पास है एडजॉइंट ऑफ ए, दिस बी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक, और यू नो हाउ टू फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन अब पता आपको कि माइनर को फैक्टर देन एलिमेंट की जगह को फैक्टर रिप्लेस करते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आती है। ये जो इसका यूज़ क्या है, तो हम लोग ए इनवर्स जो निकालते हैं तो 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही था ना। तो अब यहाँ मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है। तो अगर मुझे ए का रैंक मान लो पता है, तो
तो हम एडजॉइंट ए का रैंक कैसे बताएंगे? जैसे आप लोग, चलो एक प्रॉपर्टी सिंपल हम लोग जानते हैं कि सो इफ पहला पॉइंट रैंक ऑफ ए, तो मैं रो अगर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ना, रो नोटेशन रैंक के लिए यूज कर रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा में, स्टैटिस्टिक्स में रो है ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे अभी रैंक के लिए यूज कर रहा हूँ। मान लो ए का रैंक एन है, तो ये मैंने थ्योरम लिखाए थे। अच्छा, अगर रैंक ए का एन है, ए कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? हाँ, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे, तो एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है आपसे पूछने का, अगर ए का रैंक एन है तो बताओ एडजॉइंट ए का रैंक कितना होगा? एन। नहीं, तो रैंक क्या होगा? रैंक तो नंबर होगा ना। ए का रैंक एन है तो व्हाट इज रैंक ऑफ दिस? वो तो नंबर ही आएगा ना। ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए भी क्या है? एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। तो अगर ए का रैंक एन है तो एडजॉइंट ए का रैंक क्या होगा? ये थ्योरम है, तो जिन लोगों को आइडिया है बता सकते हैं, नहीं है तो मैं बताऊंगा ही। बोलो भाई, आइडिया है किसी को? तो यहाँ पे अच्छा ये बताओ, रैंक ए, एडजॉइंट ए अगर एन है तो आपको पता है ना कि इसका मतलब रैंक, सॉरी, रैंक ए एन है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, आपको पता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला है जी? अगर ए नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है क्योंकि रैंक एन है, तो अगर इसका नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो उसकी पावर एन माइनस वन भी नॉन जीरो होगी। और अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी भी नॉन जीरो होगी। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी? तो अभी भी लोगों को समझ आया कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एन। तो अगर ए का रैंक एन है तो एडजॉइंट ए का भी रैंक एन होगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया, ऐसा होगा। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर रैंक ए आपका मान लीजिए एन माइनस वन है, तो अब रैंक तो ए एन माइनस वन हो गया, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और रैंक ए एन माइनस वन है, तो अब इस केस में डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाएगी, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो रैंक हो सकता है कि जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, एन माइनस वन तक हो सकता है, कुछ भी। तो अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे, मतलब प्रूफ तो मैं नहीं करना चाहूँगा बट स्टेटमेंट आप एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हो इसको। आप अपनी मर्जी से कोई भी 3x3 या 4x4 का मैट्रिक्स उठा लो ए, और उसके लिए थ्योरम्स वेरीफाई करके देखो क्या ऐसा सच में हो रहा है। तो तो यहाँ से है ना, एडजॉइंट ए है एन माइनस वन डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ए का रैंक कितना होगा? व्हाट इज रैंक ऑफ एडजॉइंट ए? कितना आएगा? रैंक एन माइनस वन है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि क्या? हाँ, जीरो होगा, लेकिन ए जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, है ना। जीरो मैट्रिक्स तभी संभव है जब एन वन हो जाएगा, है ना। तो बताओ आगे। तो यहाँ जो मैं ऑर्डर ले रहा हूँ एन है ना, एन मोर देन वन है, यहाँ जो एन हम कंसिडर कर रहे हैं, एन मोर देन वन होगा। वन क्रॉस वन मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो उस केस में, क्योंकि अगर ए जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी तो एडजॉइंट ए भी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, तो रैंक जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर ये वन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं ऑर्डर बोल रहा हूँ एन मोर देन वन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं वन आएगी। आप चेक कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप चेक करके देखो, तो आपका जो रैंक एडजॉइंट ए का आएगा वन ही आएगा। और तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर
रैंक ए n-1 से कम हुआ, मतलब n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन अप टू 0 या अप टू 1, चूंकि n मोर देन 1 लिया जो भी है, तो उस केस में व्हाट इज द रैंक ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का रैंक क्या होगा? तो ये 0 ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी बचता भी नहीं है ना। तो यहाँ n था, ये 1 था, ये 0 था। तो ये एक थ्योरम है सिंपल, ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सो ए का रैंक n है तो एडजॉइंट ए का रैंक भी n होगा। ए का रैंक n-1 है तो एडजॉइंट ए का रैंक 1 होगा। इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन n-1 देन रैंक ऑफ एडजॉइंट विल ऑलवेज बी 0। तो एग्जांपल से एक देख लो आप। तो मैं अगर आपको ऐसा एग्जांपल बनाओ, चलो मैं एग्जांपल, आप खुद वेरीफाई कर लेना। जैसे एक ए ले लेता हूं मैं ऐसा, लेट्स से, जैसे यहां से आप चेक करोगे तो रैंक ए आपको 3 मिलेगी। अब आप अगर आप चाहो तो अब आप वेरीफाई करना, क्योंकि मैं तो एडजॉइंट ए आप निकालो और आप खुद वेरीफाई करना। तो यहाँ से एडजॉइंट ए का रैंक कितना आएगा बताओ? ये 3x3 की मैट्रिक्स है, जो भी एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी उसका रैंक क्या होगा थ्योरम के हिसाब से? जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार देख लो, और जो कुछ पूछूं तो रिस्पॉन्स करो, ठीक है? कुछ नहीं लिखा है, यहीं से स्टार्ट हुआ अभी। तो एडजॉइंट ए क्या होगा? 3 होगा, ठीक है ना। दूसरा, लाइव क्लास का मतलब है इंटरेक्टिव क्लास, इंटरेक्ट करोगे, नहीं तो फिर मैं ऐप पे क्लास लेना शुरू करूंगा, तो है ना। ये गूगल मीट पे फ़ायदा यही है कि तुम बोल के पूछ सकते हो, बता सकते हो। नहीं तो गूगल जैसे बाकी कोचिंग है या बाकी जो ब्रांड कोचिंग है वो कैसे चलाते हैं वो लोग ऐप पे, फिर चैट लिखते रहो तुम, वो चैट मन होगा पढ़ेगा, नहीं मन होगा नहीं पढ़ेगा, ये वैसा है। तो लाइव क्लास है, उसको एंजॉय करो। तो यहाँ से क्या है, अगर दूसरा हमारे पास मान लो ऐसे ही कोई मैं एग्जाम्पल बना दूँ, तो जो भी है मतलब, क्योंकि मान लो ये जैसे ले लिया मैंने, है ना। तो इसमें जो आप रैंक अगर निकालेंगे आप, तो यहाँ से रैंक बी का जो आएगा वो 2 आएगा, है ना। आप चेक कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ही आएगा। इन्वर्टर बिल्कुल लोड नहीं ले रहा है। चलिए हम लोग ये लिख रहे थे ना। तो यहाँ से रैंक कितना आएगा? 2 में लिखना चाह रहा था ना, 2 आएगा। यहाँ कुछ भी जैसे मैंने लिखा था 1, अच्छा ये तो एडजॉइंट था, वो गायब हो गया। तो यहाँ मैं दूसरा एग्जाम्पल बना रहा था ना, कि बी कोई ऐसा मैट्रिक्स जहाँ रैंक 2 है, जैसे ना मान लो मैंने कहा 1 2 3 ले लो,
0 1 1 ले लो, चलो मान लो ऐसा है 0 0 0 इस तरह से। तो इसका रैंक कितना है, यहाँ से रैंक बी एक्चुअली आपका कितना आएगा, 2 आएगा। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ना, तो रैंक 2 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस में रैंक ऑफ जो एडजॉइंट बी होगा वो कितना आएगा, है ना। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारे पास जब n-1 है तो 1 है। तो आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो। तो आपका काम है एडजॉइंट निकालना, आप चेक करो तो आपको यहाँ से एडजॉइंट बी का रैंक जो है ना वो 1 मिलेगा आपको, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो खुद से एग्जाम्पल बना के। एडजॉइंट ए निकाल के देख लो, है ना। उसके लिए अगर तीसरा एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, मान लो ऐसा है कि सी से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और चूंकि तीनों डिपेंडेंट है तो यहाँ से जो रैंक सी होगा, सी का रैंक 1 है आपके पास। सो सी का रैंक 1 है तो क्या होगा, सो रैंक सी इज़ 1। तो अगर एडजॉइंट ऑफ हम लोग सी फाइंड करेंगे और उसका रैंक निकालेंगे, है ना। सो हम लोग एडजॉइंट सी का रैंक निकालेंगे तो क्या मिलेगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम, है ना, क्योंकि n n-1 n-2 तो ये 0 आएगी। और किस मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, ओनली जीरो मैट्रिक्स हैज रैंक 0, राइट। सो मतलब ये इस केस में जो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलेगी वो 0 मैट्रिक्स होगी। ओनली 0 मैट्रिक्स हैज रैंक 0, मतलब रैंक 0 है तो 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स का रैंक 0। किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं हो सकता, है ना। तो ये है, तो यहाँ से एडजॉइंट है आप 0 मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक मैं आपको थ्योरम पे जस्ट बता दिया हूँ कि ए का रैंक 3 है, 3 क्रॉस 3 है तो एडजॉइंट 3 होगा। ए का रैंक 2 है, एडजॉइंट ए 1 होगा। बी का रैंक 2 है ना, सी का रैंक 1 है तो एडजॉइंट सी का रैंक 0 होगा। ऐसे ही 4 क्रॉस। तो ये एग्जाम्पल, इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मेरे ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक बार पढ़िए इसको, हालांकि वो थ्योरम यूज़ नहीं करूँगा इसमें, तो कर भी सकते हैं थ्योरम अगर चाहो तो, जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तब अगर ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का और क्या आंसर आना चाहिए। MSQ है, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। क्या मिस हो गया, अच्छा 1 मिनट। ये थ्योरम, ये तो एग्जाम्पल था और ये थ्योरम है। ठीक है, तो हाँ आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार देखो, 2 मिनट टाइम लो, एक बार आप लोग खुद सोचो क्या आप कर पाओगे, जितना अभी तक पढ़े हो उस बेस पे इसको आंसर निकाल पाओगे आप लोग, देखो ट्राई करके। ऑप्शन सी, ओके। तो इसमें मोर देन 1 हो सकता है ना करेक्ट, इसमें मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। ट्रांसपोज, ये रो वेक्टर का ट्रांसपोज मतलब कॉलम वेक्टर है ये, तो इसलिए ट्रांसपोज लगाया।
चलिए तो इसने क्या बोला है ना, ये ट्रांसपोज मतलब कॉलम, ये ऐसा वेक्टर है 1 -1 2 है, तो इसी को इसने 1 -1 2 ट्रांसपोज लिखा है, ये सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको इसने ऐसा लिखा है। तो हमने कल एक थ्योरम पढ़ा था कि v अगर आइगन वेक्टर है a का, तो v का कोई भी मल्टीपल एक आइगन वेक्टर होगा, है ना, 2v 3v 4v 5v k टाइम्स v, जहाँ के कोई नॉन जीरो नंबर है, दैट विल ऑल्सो बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू a, ठीक। तो है ना, तो एट जॉइंट ये कई सारे हैं ना, अभी आप देखो आराम से, इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, तो वैसे ए बी सी डी करोगे तो हो गया एक साथ सारे, वो एग्जाम का मतलब एक साथ सारे करेक्ट बताओ, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये ट्रू, क्योंकि वैसे आप मान लो इसमें 3 ऑप्शन ट्रू है एग्जाम्पल के लिए, और आपने 2 टिक किए तभी आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं, आपने 4 टिक कर दिए तभी मार्क्स नहीं मिलने हैं। तो मार्क्स तभी मिलेंगे एमएसक्यू में जब आप उतने ही ऑप्शन टिक करेंगे जितने करेक्ट हैं, एक कम एक ज़्यादा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ए बी सी डी सिर्फ करने से इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर आप बताओगे तो एग्जैक्टली बताओ कौन कौन सा करेक्ट है, मैं वेट करता हूँ। ये एक एक ऑप्शन बोलने से कुछ नहीं होगा ना, जैसे एग्जाम में आपको सारे करेक्ट चुने तो आप टाइम लो और सारे करेक्ट चूज करके बताओ कि ये ऑप्शन करेक्ट है, वैसा। क्योंकि एम एस क्यू आपको देखना है कि एम एस क्यू है, तो मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है एक भी करेक्ट हो, ये भी हो सकता है। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी लोग देखिए अब बस, ठीक है। तो P जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज है 1 1 2। सो बताइए 2P मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो ये भी थ्योरम है ना, हाँ थ्योरम है कि अगर कांस्टेंट टाइम कर देंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 2 4 हो जाएगी। और इसने कहा है कि एक भी दे रखा है मुझे 1 के करस्पॉन्डिंग लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर दे रखा है, तो इसका मतलब है 1 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। तो अभी जो मैंने बोला था कि 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ 2 है, 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, यहाँ पे वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ 2p इज q, इसने एक नया मैट्रिक्स q डिफाइन किया जो कि एडजॉइंट है किसका, 2p मैट्रिक्स का, ठीक। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो मुझे q के बारे में सोचना है, ठीक है, हमें किसके बारे में सोचना है, q के बारे में। तो अगर आप q को ध्यान से देखो, तो अगर मैं दोनों तरफ मान लो डिटर्मिनेंट, पहले ये बताओ व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2p मैट्रिक्स, 2p मैट्रिक्स की ये आइगन वैल्यूज हैं, सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2p, है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आपके पास 16 है। और आप क्या जानते हो, अगर मैं 2p का इनवर्स निकाल दूं तो क्या होता है ना, तो नहीं उसका डिटर्मिनेंट ये होगा, मुझे इनवर्स मैट्रिक्स निकालने हैं, तो क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ 2p इनटू एडजॉइंट ऑफ 2p, यही होगा ना फॉर्मूला। किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स क्या होता है, मान लो 2p को मैं ए बोल देता हूँ, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 2p का जो इनवर्स है, तो एडजॉइंट 2p एक्चुअली q है, क्वेश्चन ने कहा है, तो यहाँ से मैं इसको q लिख देता हूँ, तो यहाँ से क्या आया, 2p इनवर्स को लिखोगे तो 1/2p इनवर्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हो गया 1/16 इंटू क्यू, तो यहाँ से q अगर आप लिखोगे तो q कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो 8p इनवर्स। यहाँ तक ओके है, किसी को डाउट है इसमें, देखो सो q मैट्रिक्स 8 टाइम p इनवर्स मैट्रिक्स है, किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, देखो इतना मैंने कैलकुलेशन किया अभी। तो इसने कहा था कि जो Q है वो एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ 2p है, तो हमने निकाला यहाँ से कि जो Q है एक्चुअली वो एडजॉइंट ऑफ 2p था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्चुअली 8 टाइम p इनवर्स है। तो मुझे बताइए जैसे p की आइगन वैल्यू 1 1 2 है, तो p इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या क्या होगी, p इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या क्या है, जैसे, है ना, तो रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/1 1 1/1 1 1/2, सो p इनवर्स की आइगन वैल्यूज होंगी 1 1 1/2।
तो जो ये क्यू की आइगन वैल्यू क्या क्या होगी, क्यू क्या है 8 टाइम पी इनवर्स, तो मुझे बताइए 8 टाइम पी इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी, जी 884। सबको समझ आना ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसका थ्योरम ये है कि जैसे ए की आइगन वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ, है ना, इफ आई राइट, कल मैं लिखा था, सो ए की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 से लेके अप टू लैम्डा n तक है मान लो, तो अगर कांस्टेंट टाइम ए हो जाएगा तो ये k टाइम लैम्डा 1, k टाइम लैम्डा 2 एंड k टाइम लैम्डा n हो जाएगा। ये भी कल बताया था ए की पावर r की जो आइगन वैल्यूज होंगी, ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, इधर आइगन वैल्यूज हैं, है ना, तो ये मैट्रिक्स है और इधर आइगन वैल्यूज हैं। तो ये हमने कल बताया था लैम्डा 1 की पावर r, लैम्डा 2 की पावर r, है ना, लैम्डा n की पावर r, इस तरह से ये यूज कर रहे हैं, ये रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से पी इनवर्स का 111/2, 8 पी इनवर्स का 884 हो गया। तो मुझे यहाँ से बताइए, अब जैसे क्वेश्चन पूछा ट्रेस ऑफ क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, तो अब तो इजीली मुझे पता चल गया ना कि क्यू जो है 8 पी इनवर्स है और 8 पी इनवर्स की आइगन वैल्यू है 884, तो क्यू की आइगन वैल्यू है 884। तो इसको देख के आप लोग बताइए ट्रेस ऑफ क्यू क्या है और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू क्या है, वन बाय वन बताइए। 256, ठीक है, यहाँ से आपको समझ आया क्या किया हमने। तो एक तो हमने इनवर्स को एडजॉइंट से रिलेट किया ना, ये इनवर्स का फॉर्मूला यूज किया था यहाँ पे, मैट्रिक्स इनवर्स को एडजॉइंट से रिलेट किया, फिर हमने डिसाइड किया। तो ट्रेस 20 है मतलब ये ओके है, डिटर्मिनेंट 256 है मतलब ये गलत है। अब देखिए फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, देखो अगर, चलो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, जैसे पता है एक मजे की बात क्या है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इनवर्स जो है 1/λ1, 1/λ2 एंड सो ऑन 1/λn। मैं ये बोल रहा हूँ आइगन, ये मैं क्या लिख रहा हूँ आइगन वैल्यूज, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या इसमें में, चलो इसी को थोड़ा सा मैं इसके करस्पॉन्डिंग, सो ये मैट्रिक्स है, ये आइगन वैल्यूज है, इधर मैं आइगन वेक्टर लिखता हूं, ठीक है। द फन पार्ट इज कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि चलो मान लो ए की आइगन लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n है अभी के लिए, और मान लो इसकी आइगन वेक्टर जो है, ए की आइगन वेक्टर्स है v1 v2 अप टू vn, अज्यूम कर लिया, तो बताओ k टाइम्स ए की आइगन वेक्टर्स क्या क्या होंगी। तो यहां मैं ये बोलना चाह रहा हूं आइगन वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, सबके आइगन वेक्टर्स कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर सेम ही है। तो जो ए मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हैं, आइगन वेक्टर सेम है, जो ए मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हैं वही ए इनवर्स का भी आइगन वेक्टर्स होगा, वही ए स्क्वायर का भी आइगन वेक्टर होगा, वही ए की पावर 10 का भी होगा, वही 3 टाइम्स ए का भी होगा। क्यों, तो इसके सिंपल लॉजिक ये है, ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली हम लोग। और एक तो हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, कल मैंने बताया था कि अगर v1 v2 vn आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होता, आइगन वैल्यूज यूनिक है, जो है वही n होंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो ये वैल्यूज अब हम जानते हैं कि अगर आइगन वेक्टर v1 v2 vn है तो इसका कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल लूंगा तो वो भी आइगन वेक्टर तो होगा ही, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, वो हमने थ्योरम पढ़ा था। बाकी मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सो जैसे ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी है अभी के लिए मान लीजिए, तो होगा क्या अब जैसे मुझे प्रूव करना है तो मैं इसी में k से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो के ए टाइम वी इज इक्वल टू के लैम्डा टाइम वी। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वी का मतलब है लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, वी इज द आइगन वेक्टर ऑफ ए। अब यहां समझिए के ए वी बराबर के लैम्डा इंटू वी, इससे आप क्या जानते हैं कि ये जो के लैम्डा है दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ के ए एंड v इज द आइगन वेक्टर ऑफ
के ए। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इन दोनों में आइगन वेक्टर कॉमन है। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अगर मैं इसमें ए इनवर्स अगर लगा दी, ए को उधर भेज दिया, लैम्डा को इधर भेज दिया, तो क्या होगा? तो अगर आप लैम्डा को मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मैट्रिक्स इक्वेशन, आपको लग रहा है वो क्या मैट्रिक्स इक्वेशन में होता क्या है, तो यहाँ लैम्डा टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली, ठीक है ना। सब समझ सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो सो होगा क्या या एनीवे इसको बुलाता हूँ, इधर हम लैम्डा आई करते हैं ना हम लोग। अब यहाँ अगर आप लिखेंगे ए इनवर्स इंटू वी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/λ इंटू वी। समझिए क्यों, तो इसमें कई सारे तरीके हैं ना। एक काम कर सकते हो, दोनों तरफ पहले ए इनवर्स से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, यू मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स, तो यहाँ क्या होगा ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा बाहर ए भी, ठीक, सॉरी ए इनवर्स इंटू भी, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर लैम्डा को इधर भेज दो। अगर प्रूफ करना हो तो मैं बीच का एक लाइन छोड़ा हूँ स्टेप, अगर तुम्हें प्रूफ करना हो तो ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू वी, सॉरी ए इनवर्स ए भी इज इक्वल टू लैम्डा ए भी। इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे आप, मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इनवर्स लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, तो उसको बाहर किया मैंने, तो ए इनवर्स ये कितना हो जाएगा आई, और लैम्डा को इधर बुला लो। सो है ना, आपको पता है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो वो लैम्डा ऑब्वियसली नॉन जीरो होगा। सो 1/λ टाइम वी इज इक्वल टू ए इनवर्स भी, तो इसी को ठीक से लिख देंगे। सो ए इनवर्स वी इज इक्वल टू 1/λ इंटू वी। अब इससे क्या पता चल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/λ है और ए इनवर्स की आइगन वेक्टर भी ही है। तो इन ऑल केसेस है ना, आगे इसको अगर हम फर्दर प्रोसीड करें ना, जैसे ए की पावर आर इंटू वी इज इक्वल टू लैम्डा की पावर आर इंटू वी हो जाएगा, वो भी इजी है। अगर आप चाहो तो मैं इसको लिख देता हूँ ना, जैसे ए मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर वी लैम्डा टाइम ए वी, और ए वी किसके इक्वल है, लैम्डा वी के, तो ए वी को आप लैम्डा वी रखोगे तो ये लैम्डा स्क्वायर वी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, ए स्क्वायर वी इज लैम्डा स्क्वायर वी। तो यहाँ से पता चला मुझे कि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है और ए स्क्वायर के रूप में आइगन वेक्टर भी ही है। सो मीन्स ये है कि आइगन वेक्टर कॉमन है, ठीक है ना। सो आइगन वेक्टर ये जो है कॉमन है सबका। तो यहाँ पे समझो ये मैं अप्रोच वहाँ यूज करूंगा, तो ए के ए की पावर आर ए इनवर्स या समथिंग टाइम्स ले लो, स्टिल आइगन वेक्टर्स कॉमन रहेंगे। और वी नो दैट अगर वी आइगन वेक्टर है तो वी का कोई भी मल्टीपल लूंगा तो वो भी आइगन वेक्टर होगा, ये थ्योरम है। तो हम मल्टीपल अपनी मर्जी से कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल आइगन वेक्टर लेंगे तो वो भी आइगन वेक्टर होगी। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या बोला था इसने, 1 - 1 2 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक। तो यही वाला आइगन वेक्टर पी का था, किसका था, अच्छा उसका था ना, पी का, राइट। तो सेम आइगन वेक्टर पी इनवर्स का भी होगा एंड द सेम आइगन वेक्टर 8p इनवर्स का भी होगा, तो सेम आइगन वेक्टर q का भी होगा, बिकॉज q इज नथिंग बट 8p इनवर्स। तो अगर p की आइगन वेक्टर भी है सो 8p इनवर्स का भी आइगन वेक्टर भी ही होगा, लेकिन जी तो उसका आइगन वेक्टर कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो वो ऑप्शन तो है ही नहीं, यहाँ तो 1 - 1 2 था, यहाँ 2 - 2 4 हो गया, तो फिर हमारा वो थ्योरम काम आएगा कि अगर v आइगन वेक्टर है तो नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी आइगन वेक्टर इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर। कल हमने इसका थ्योरम लिखा था, तो ये क्या है, ये जस्ट इसका 2 टाइम है ना। तो दिस इज आइगन वेक्टर ऑफ p, सो और आइगन वेक्टर का मल्टीपल भी आइगन वेक्टर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरम है, आप प्रूफ कल मैं दिखा रहा था कैसे करना है, कल किया भी था। तो इनफैक्ट ये जस्ट 2 टाइम है, तो ये भी p का आइगन वेक्टर है, और अगर ये p का आइगन वेक्टर है तो p इनवर्स का भी है, 8p इनवर्स का भी है, तो q का भी है, तो दिस ऑप्शन ऑल्सो फाइन। डाउट है किसी को? अभी 3 ऑप्शन मैंने चेक किया, चौथा चेक करते हैं। तो फोर्थ आपको पता ही है कि जब भी मैट्रिक्स इक्वेशन हमें गिवन हो तो हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, क्या करना चाहिए, कैली हैमिल्टन थ्योरम है ना, कैली हैमिल्टन थ्योरम सिंपल है ना, कि मुझे मैट्रिक्स इक्वेशन कहाँ से आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आएगी जी।
है ना। जी जी जी, कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करेंगे। तो अगर मुझे मैट्रिक्स इक्वेशन चाहिए तो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगी, बिकॉज कैली हैमिल्टन थ्योरम सेज एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मुझे इसकी आइगन वैल्यू पता है, किसकी, क्यू की, है क्यू की बात कर रहा ना। सो वी हैव द आइगन वैक्टर्स ऑफ क्यू। तो अगर क्यू का आइगन वैक्टर मुझे पता है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। चलो ये थ्योरम लिखता हूं मैं। let lambda 1 lambda 2 lambda n be eigenvectors of matrix A of order, ये मान लो ऐसा लिखूं, ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स A, ये है। सो मान लीजिए कि ये n आइगन वैल्यूज हैं, सॉरी वेक्टर्स गलती से लिख दिया ना, आइगन वैल्यूज नॉट वेक्टर्स। सो आइगन वैल्यूज ऑफ, अच्छा आइगन वैल्यूज को दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का रूट पता होता है तो क्या वो पॉलिनोमियल लिख पाएंगे एक, जैसे अल्फा बीटा किसी का रूट्स है तो हम लोग लिख सकते हैं इजीली। तो उस केस में तो यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसका ये रूट्स हो। तो क्या होगा इक्वेशन, वो क्या लिखना चाहेंगे बताइए कोई, व्हाट इज द इक्वेशन। हाँ है ना। तो सिंपली ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में या इक्वेशन चैप्टर में, x माइनस लैम्डा n इज इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही रूट्स आइगन वैल्यूज होती हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगी। अब इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर n प्लस, अब आपको देखना पड़ेगा है ना, तो फिर आगे माइनस प्लस चलता रहेगा, माइनस सम इस तरह से है ना, मतलब वो कोएफिशिएंट आप निकाल सकते हो, फिर प्लस समथिंग x की पावर n माइनस से चलता रहेगा ये, एंड सो ऑन ओपन ये। हाँ हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, अब अपना नोटेशन जिसको जो समझ आता है वो यूज़ कर लेंगे। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से पॉलिनोमियल आ जाएगी, तो जो भी आपको नोटेशन समझ आता है आप इजीली लिख सकते हैं। सम ऑफ आइगन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, और लास्ट में डिटर्मिनेंट आ जाएगा, है ना। वो डिपेंड करता है कि प्लस माइनस होगा, उसमें n क्या है, n तो पता ही नहीं हमें, तो लास्ट में जो नंबर आएगा वो डिटर्मिनेंट आएगा। और इधर ये ट्रेस है एक्चुअली, सम अब है ना, यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो लास्ट में अगर आपको पता ही है जो लास्ट में होगी लैम्डा n बराबर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट में एक नंबर है, तो ये आप जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे क्या आप Q का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख पाएंगे, क्या आएगा। सो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ Q, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ Q इज, तो सिंपल है, x माइनस 8 x माइनस 8 x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर तो इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इनटू में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, बताइए क्या आएगा सिंप्लीफाई करके, सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, पहले नोटबुक पे कैलकुलेट कर लो, फाइनल बताओ क्या आ रहा है। माइन नहीं नहीं वही पूछ रहा हूँ, इस क्या आएगा, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, इक्वल टू एक्स का क्यूब, ऐसे बताओ। हाँ 20x स्क्वायर 128x 256 बराबर 0। तो ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड वी नो दैट एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, है ना, सो यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो यहां से आ जाएगा q की पावर 3 माइनस 20 क्यू स्क्वायर प्लस 128 क्यूब क्यू माइनस 256 बराबर 0। अब चेक करो यही आएगा, इसको उधर भेज देते हैं,
तो 20 क्यू स्क्वायर 128, यहाँ 124 है तुम्हारा 120, अच्छा यहाँ आई लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर आ गया ना, क्योंकि ये नंबर है 256, लेकिन मैट्रिक्स से क्वेश्चन लिखेंगे तो नंबर्स टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसीलिए। तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये कहना चाह रहे हो, है ना। तो यहाँ 128 है हमारे पास, यहाँ तो 128 है, लेकिन यहाँ 124 है, तो इस वजह से ये गलत है। तो ये MSQ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट है। तो एग्जाम में अगर इनिशियली आइडिया लगे ठीक है ना, स्किप करो, ऐसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लगा है। तुम खुद सॉल्व करोगे तो 2 से 3 मिनट में इजिली सॉल्व हो जाएगा ये, क्योंकि उतना समझाना नहीं है ना किसी को, आप सीधा लिखोगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सोल्यूशन लिख दिया यहाँ से, बट ये है कि हमें एडजॉइंट था, एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्यूशन पढ़ लो, और नहीं समझ आ रहा है कुछ पूछो, जहाँ भी क्वेरी है पूछो आप लोग। एक बार पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो हमने फाइंड किया है कैसे फाइंड किया है। देखिए आप पे कोई कोर्स खरीदा होगा, फ़ोन है। हम्म, जी जी। तो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, ट्रेस सेम होता है, आइगन वैल्यू सेम होगी, तो ये भी लिखा देता हूँ, है ना। तो ऐसे मुश्किल तो है नहीं, आसानी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, हाँ। थ्योरम ये है कि लेट ए बी n×n मैट्रिक्स, है ना। देन आप लोग जानते हैं ना, हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। दूसरा, ए का ट्रेस और ए ट्रांसपोज का ट्रेस सेम होगा। तीसरा, ए एंड ए ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यू, है ना। ठीक है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सेम होगी। जी। तो अगला क्वेश्चन में आऊं, अगर इसमें डाउट ना हो, देखो। तो अभी हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे, अच्छा।
क्या हो गया इसको भाई? तो मेरे को इंटरनेट नहीं आ रहा क्या इसमें? तो यही सॉल्व कर रहे थे हम लोग है ना, अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे। अगला क्या था, ये है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है कि ये जैम का ही क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि अरे यार क्वेश्चन क्लियर है? देखो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है 3x3 की, x1 x2 x3 एक आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो ए की जो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग ये एक आइगन वेक्टर है, सेटिस्फाइंग दिस। अब इन्होंने स्टिक कर दिया ना, आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने डिस्टिक कर दिया कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कोई यूनिक वैल्यू मिलेगी आपको अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन वैल्यू ऑफ द मॉड x1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड x3 इक्वल्स। इससे पहले मुझे एक याद आ गया कि इसमें क्या होता है कि एक थ्योरम अगर मैं लिखूं कि इसमें नहीं है, मतलब ऐसे जनरल थ्योरम है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, लेट्स से अभी एग्जांपल के लिए ए है, मान लो, चलो ऐसा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। सो व्हाट कैन यू से अबाउट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स? अगर सारी एंट्रीज इक्वल है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? निकाल के देखो, पहले इसकी तुम आइगन वैल्यूज निकालो, ये क्वेश्चन है अभी के लिए, फिर मैं थ्योरम लिखाता हूँ। सो दो क्वेश्चन आपके पास है अभी, तो इसकी आप आइगन वैल्यू बताओ क्या क्या होगी। क्वेश्चन 1 है कि देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए की आइगन वैल्यूज क्या क्या है इस तरह के मैट्रिक्स। मान लो 2 2 2 ले लेता कि किसी एंट्रीज, किसी मैट्रिक्स में सारे एंट्रीज इक्वल है। सो व्हाट विल बी द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर? आइगन वेक्टर चलो निकाल लो, आइगन वैल्यू बताओ, है ना। तो 1 0 0 नहीं, 1 0 0 नहीं होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर 1 0 0 होता, यू नो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस, तो सम तो 3 होना चाहिए, सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो यहाँ 0 0 3 होगा, 0 0 3।
अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा इसी को मैं अगर लेट से अब मैं थोड़ा इसको जनरलाइज करता हूँ, तो अब मैं थ्योर कोई दिक्कत नहीं, तो डिटर्मिनेंट इसका जीरो होगा। आप दिमाग क्यों नहीं यूज करते? अब डिटर्मिनेंट जीरो होगा कि नहीं होगा ए का? सम इज इक्वल टू ट्रेस, प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ये ऑलरेडी दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो सेम, ये डिपेंडेंट है। रैंक इसका 1 है मैट्रिक्स का, है ना? तो रैंक 1 है, डिटर्मिनेंट 0 ही होना है, तो इसलिए 0 हो रहा है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल है? ये मैंने कब बताया? है ना? तो कहीं कुछ भी घुसा दोगे, वही तो दिक्कत है। और आपका बोलने का तो अंदाज ऐसा होगा टीचर ही गलत पढ़ा रहा है, तो वो आपके वर्ड्स में वो नहीं है कि सीखना है। मतलब दिक्कत ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, लेकिन आप जब बोलते हो तो आप ऐसे बोलते हो टीचर को ब्लेम करो, आपने गलत पढ़ाए थे मुझे, ऐसे बोलते हो। दिक्कत ये है कि आपकी खुद ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है, ये चीज़ है। बताइए, तो इसको एनालाइज करते हैं। जैसे 3x3 का था, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता, मान लीजिए बी मेरे पास होता, लेट से 4x4 की मैट्रिक्स 1 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 मान लीजिए 4x4 की है, तो क्या लगता है इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती? 0 0 0 4, यस। सो आप यहाँ से जनरलाइज कर पा रहे होंगे आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 0 0 0 4। तो एक आइगन वैल्यू वो आएगी जो सम ऑफ रोज हैं, है ना? और बाकी सम ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल है यहाँ पे। तो जब भी सम ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम इक्वल होगा, इसका मतलब है कि उसका एक आइगन वैल्यू वो तो होगा ही। तो ठीक है ना? तो यहाँ से क्या आंसर आएंगे? तो यहाँ पे क्या लगता है, अगर इन दो एग्जाम्पल के थ्रू आप जनरलाइज कर पा रहे हो चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और सारी एंट्रीज 1 है यहाँ पे, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी? देखो यहाँ अगर समझ आ रहा है यहाँ से कुछ, सो व्हाट कैन वी से, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ, हाँ राइट। तो जीरो कितनी बार आएगा? 0 0 0 डॉट 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 0, फिर जाके n हो जाएगा। तो ये 0 कितनी बार? हाँ n-1 टाइम्स, ठीक है ना? तो मतलब जो जीरो की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो n-1 है, और n जो है वो सिंगल आइगन वैल्यू होगी n। तो ये अगर एक इस तरह का रिजल्ट है जो आप देख के डायरेक्टली बता पाओगे। ऐसे कई सारे रिजल्ट, जैसे एक और मैं लिखूँ अगर मैं कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन एक लिखता हूँ, जैसे ए मान लीजिए है कि 1 2 3, यहाँ 3 2, यहाँ मान लो 4 5, तो यहाँ हो गया, नहीं मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि जैसे ये है ना? लेकिन इसको कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना पड़ेगा कि इक्वल इक्वल हो, है ना? ओके, देखिए एक बारी। सो व्हाट डू यू थिंक, ईच रो का सम कितना है? 6 है, सही है। और ईच कॉलम का सम भी 6 है ना यहाँ पे? तो अगर आप इसको आइगन वैल्यू निकालेंगे अगर इस क्वेश्चन में, लेट्स से अभी फोर्थ क्वेश्चन बोलता हूँ, तो इसकी आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू इसमें 6 आएगी। इसकी क्या वजह है? कि इसके ईच रो का सम कितना है? 6 है, और इवन ईच कॉलम का सम भी 6 है, राइट? चेक कीजिए। तो इसका मतलब है इसका एक आइगन वैल्यू तो 6 होगा।
6 एक आइगन वैल्यू हमेशा होगी। सम ऑफ रो और कॉलम अगर इक्वल है तो ईच एक आइगन वैल्यू इसकी 6 होगी, ये चीज है। अब आगे अगर हम कैलकुलेट करेंगे बाकी आइगन वैल्यूज क्या होंगे, तो इसका जरा निकालो एक बार, कैलकुलेट करके बताओ ए की आइगन वैल्यूज टोटल तीनों आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं। एक कैलकुलेट करो, इनके तीनों आइगन वैल्यू, एक तो 6 होगा पक्का, ये रिजल्ट है। व्हाट अबाउट अदर्स, क्या बाकी जीरो होंगे या नॉन जीरो भी हो सकता है, एक बार चेक करो। आई थिंक इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो जीरो तो आइगन वैल्यू होगी नहीं, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो आइगन वैल्यू तो जीरो होगी नहीं। क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब प्रूव कर सकते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो आएगा। ठीक है ना, तो नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि बाकी आइगन वैल्यू जरूरी नहीं, मतलब जीरो होना यहाँ पे जरूरी नहीं है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक 3 है, तो देयर विल बी नो जीरो आइगन वैल्यूज, तो सारे नॉन जीरो होंगे। एक 6 होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है आई थिंक, देख लो एक बारी। तो यहाँ से ना 23 माइनस 5 तो ये 18 आ गया है ना। सो ये डिटर्मिनेंट 18 है, तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, नॉन जीरो। ठीक है ना, तो जीरो एक भी आइगन या नो आइगन वैल्यू विल बी जीरो, तो इसमें एक भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आप देखिए, तो आएगा ना, यू कैन कैलकुलेट, 6 गारंटी है। इवन ये थ्योरम है, तो मैं अभी लिख के वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि रो कॉलम दोनों का सम इक्वल हो। अभी जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, रो सम भी ईच रो का सम भी 6 था, ईच कॉलम का सम भी 6 था, 6 आइगन वैल्यू थे। इवन थ्योरम ये है कि इफ सम ऑफ ईच रो ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज, मान लो लैम्बडा है, देन लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। बाकी का कोई गारंटी नहीं है। दूसरा इसी में दूसरे तरीके से लिखूं, सम ऑफ ईच रो ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज लैम्बडा, देन लैम्बडा इज आइगन वैल्यू। इसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट है दूसरा, इवन रो सम अगर सिर्फ इक्वल है हर रो का, तब भी वो आइगन वैल्यू होगी। यहाँ पे रो की जगह आप सिर्फ कॉलम कर दीजिए, सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज लैम्बडा, देन लैम्बडा इज आइगन वैल्यू। तो अगर मैं इस एग्जांपल को आपको थोड़ा इलेबोरेट करके बताऊं, जैसे हमने यहाँ ऐसा एग्जांपल लिया कि ईच रो का सम कितना था, 6 था। मैं इसी में अगर b लिखता कुछ ऐसा, जैसे मैं पहले लिखना चाह रहा था 1 2 3, है ना, इवन मान लो 1 2 3 1 2 3, जैसे ये है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ईच रो का सम 6 6 6, यहाँ 3 6 9, तो कॉलम सम इक्वल नहीं है, सिर्फ रो सम 6 है। तो आप चेक करेंगे बी के पास एक आइगन वैल्यू 6 तो होगी ही, हैज, इनफैक्ट ये
डिपेंडेंट है ना, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट जीरो आएगी, तो हैज एन आइगन वैल्यू 6, इसमें एक आइगन वैल्यू 6 जरूर होगा, ठीक है। तो गलत किए होंगे, बाकी किसी का आया है, किसी ने कैलकुलेट किया है उसमें। फोर्थ वाले क्वेश्चन, मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, तो ठीक है ना, क्या है आपका आइगन वैल्यू, तो तीनों को ऐड कीजिए, कितना आता है, 3 आ रहा है, लेकिन 6 तो आइगन वैल्यू होना चाहिए, रो सम 6 है ना हमेशा, तो कैलकुलेशन गलत किया होगा आपने, चेक करो, बाकी लोग चेक कीजिए, क्या यही आ रहा है आपका, आएगा, ठीक है ना। इवन इसका एक आइगन वैल्यू 6 होगा, ये बोलो ऐसा क्यों है, क्योंकि ईच रो का सम 6 है ना, तो यहाँ पे एक आइगन वैल्यू 6 हो गया, आई थिंक बाकी 0 होगी, है ना, तो बाकी अगर चेक करोगे यहाँ पे 0 आएगी, 600 हो सकता है, हाँ 600 होगा, तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू 600 होगी। कैलकुलेशन चेक करो, आपने कैलकुलेशन गलत किया, थ्योरम को भी गलत नहीं होता, ठीक है ना। किसने भी कैलकुलेट किया है कि नहीं, फोर्थ का किसी ने आइगन वैल्यू निकाले, व्हाट आर द ऑल 3 आइगन वैल्यूज, फोर्थ एग्जांपल जो फोर्थ क्वेश्चन है टॉप पे, देखते हैं कि नहीं किया तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, उसमें क्या है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, राइट, तो ये आ जाएगा, और बाकी सेम है, कैलकुलेशन बस चेक करना है ना, क्योंकि जिनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं, आप चेक कीजिए, तो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा इंटू, यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6, ये हो गया, -2 इंटू, इसको इसको डिलीट कर लीजिए, सो 3 माइनस 3 लैम्डा -4, 6 -1 और माइनस, तो ट्रेस कितना आया आपका यहाँ से, नहीं, तो यहाँ से ट्रेस तो 4 आ गया, लेकिन मैट्रिक्स में ट्रेस तो 3 है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है अभी, चेक कीजिए। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, देखिए हमने क्या किया, -2, ठीक है ना, 3 माइनस 3 लैम्डा -4, और आगे आ जाएगा +3, और इनटू में 9 -2 +2 लैम्डा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे है 1 माइनस लैम्डा, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -6, आगे अगर ओपन कर लेंगे आप तो अभी -2, चलो इसको लिख देता हूँ, तो -1 -3 लैम्डा, और आगे है +3, यहाँ आपके पास है 9 -2 7 +2 लैम्डा, ठीक है, और ये 0 है, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से 1 माइनस, चलो ओपन कर देता हूँ डायरेक्टली, तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -6, 1 -6 -5 कर देता हूँ, और ये 1 को हटा देते हैं, तो ये है ना, इसको हटा दो, तो कितना आ जाएगा, सो माइनस लैम्डा क्यूब +2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना, तो माइनस लैम्डा क्यूब +2 लैम्डा स्क्वायर +5 लैम्डा,
एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको इधर बुला लीजिए, तो +2 + 6 लैम्डा, इसको लिखेंगे 21 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो अब जो भी है ना, लैम्डा क्यूब तो एक बार ही है, सो माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर वाले कलेक्ट कर लीजिए, सो 2 लैम्डा स्क्वायर + लैम्डा स्क्वायर, सो +3 लैम्डा स्क्वायर, राइट। लैम्डा वाले कलर -2 लैम्डा +5 लैम्डा, ठीक। तो ये हो गया +3 लैम्डा, 3 + 12 15 लैम्डा, ये आ गया। और कांस्टेंट क्या बचे अब, तो कांस्टेंट हमारे पास -5, और यहाँ है +2, यहाँ है 21, तो 21 + 2 23 -5 कितना, +18, है ना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया तो ये होगा। अब इसे सॉल्व करने हैं, तो इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे, माइनस हटा दीजिए, सो लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -18 इज 0। हिट एंड ट्रायल तरीके से एक देखिए, 6 सेटिस्फाई करेगा इसको, चेक कीजिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, सो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो यहाँ से, हाँ जी भाई अमित, तो आ गया आंसर आपका, चेक कीजिए 6 सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा को अगर मैं 6 रखूँ तो ये ओके होगा कि नहीं होगा, 0 = 0 आएगा कि नहीं। तो 6 तो आइगन वैल्यू, इतना ही मुझे प्रूव करना था, बाकी आप देख लो क्या है। अगर इसको फैक्टराइज करना हो, अब तो पता नहीं क्या आप कैसे आंसर, अब कैसे ये आंसर आ गया आपका, मतलब सबको गुमराह करते रहते हो आप, क्लास को पूरी। मतलब है ना, कैलकुलेशन आपकी गलती है, पूरा क्लास गुमराह होगा उस चक्कर में। ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, इसका आंसर आया क्या किसी का, ये सॉल्व किया ही नहीं लोगों ने इसका। आप आइए, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी छोड़ दिया मैंने, हाँ। तो अब इसको पहले आंसर बताइए, ये जैम 2022 का है, आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आएगा। पहले आप आइगन वैक्टर्स आइगन वैल्यूज निकालिए, बताइए ए की आइगन वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप पहले इस ए की आइगन वैल्यूज निकालिए, इस ए में यू फाइंड आइगन वैल्यूज, एंड उसके बाद 3 आएंगे ना। 3 क्या है, 3 आइगन वैल्यूज होंगे ना यहाँ पे, तो रिपीटेड हो सकता है, तो -2 and 1 and 3, ओके।
क्या क्या यही है या अलग है इससे? यही है ना, 1 माइनस 2 और 3, या कुछ अलग आ रहा है इसके अलावा, इन तीनों नंबर के अलावा कुछ आ रहा है? तो मान लेता हूँ ये करेक्ट है। तो इसने कहा है कि x1 x2 x3 विद आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। स्मॉलेस्ट कौन सा है? -2। तो अभी लैम्डा को आप -2 लो और इसके आइगन वेक्टर निकालो। तो कैसे निकालोगे? ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, है ना। तो यहाँ से इसको ठीक से लिखोगे तो इसी को ऐसा लिखते हैं, ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी बराबर 0। इसको बुलाते हैं ना मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने के लैम्डा आई भी लिखते हैं। फिर वी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से फाइनली इस मैट्रिक्स के लिए अगर लिखोगे लैम्डा बराबर -2 के लिए, तो ये इक्वेशन बनेगी a प्लस 2i टाइम्स v इज इक्वल टू 0। सो a प्लस 2i क्या बनेगा? देखिए a में 2i ऐड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, बाकी ऐसे ही रहेगा -1 2 -1 1 2 1। तो 3 -1 2 -1 2 1 2 1 3, ठीक है ना। a प्लस 2i, हमने 2i ऐड किया। अब v तो अभी मान लेते हैं x1 x2 x3, यहाँ से आपके पास 0 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करके x1 x2 x3 निकालना, बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे। हम जानते हैं कि एक कोई आइगन वेक्टर आएगी तो उसका मल्टीपल कोई भी आइगन वेक्टर होगा। तो पहले हमें ये सॉल्व करना है। तो एक काम करता हूँ, थोड़े एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देता हूँ, इसको थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ, है ना। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन दोनों साइड, यहाँ 0 है ना, तो यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन कुछ नहीं होगा। यहाँ कर क्या रहा हूँ मैं, रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जस्ट। तो रो इक्लॉन फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे ये -1 0 बना देगा 2 को, ऐसा कर सकते हो आप। ये -1 3 को भी 0 बना देगा चाहो तो, जैसे भी तुम्हारी मर्जी है, या इस -1 से इन दोनों को 0 बना दो, तो है ना, आपकी मर्जी है। तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर लो, रिड्यूस कर लोगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और रो ऑपरेशन लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स पे यूज होता है। यहाँ तो 0 0 0 है, तो लगाएंगे 0 ही रहेगा। तो क्या करूं, देखो राइट में नहीं, ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है। जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होता है तो रो ऑपरेशन सिर्फ लेफ्ट वाले पे लगेगा, कॉलम ऑपरेशन सिर्फ राइट वाले पे लगेगा प्रोडक्ट में। तो रो ऑपरेशन लगाएंगे सिर्फ इस पे लगेगा, इस पे नहीं लग सकता है। यहाँ तो 0 मैट्रिक्स है, यहाँ पे लगेगा, लेकिन 0 पे लगाने पे 0 मैट्रिक्स ही रहेगा। तो यहाँ से अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ से, सो चलो R1 को चेंज कर देता हूँ, R1 प्लस 3R2, ठीक। और R3 को चेंज कर देता हूँ, R3 माइनस 2R2। जी जी जी, यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स ही हर बार रहेगा। अगर हम यहाँ जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वही ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा। हाँ, जनरल में बता रहे हैं, इस पर्टिकुलर में भी और जनरल में भी। यहाँ भी ऑपरेशन इस पर भी लगेगा, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ कोई और होता बी मैट्रिक्स, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं, दोनों साइड लगाते हैं, सिर्फ एक साइड नहीं लगाते हैं। किसी इक्वेशन में अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, दोनों साइड ऑपरेट करेंगे, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड। जो ऑपरेशन लेफ्ट में लगेगा वही ऑपरेशन राइट में लगेगा। और यहाँ सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करना है, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करो। सो R1 प्लस 3R2 ये 0 हो जाएगा, -1 प्लस 6 ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा। अभी -1 2 1 को एज इट इज रखता हूँ मैं, ठीक है। हमने क्या किया, R1 प्लस 3R2 कर दिया। फिर यहाँ क्या करो, R3 माइनस 2R2, एक मिनट, R3 प्लस 2R2 कर दो ना, 0 करना ना मुझे, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 5 आ गया, और यहाँ भी 5 आ गया। अब आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ ऑपरेशन लगा दूँ R3 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा,
ये 0 और ये 0 हो जाएगा। अगर मैं इसमें लगा देता R3 चेंजेस एज R3 माइनस R1 तो ये बन जाएगी, तो रिड्यूस हो गया ये। उधर 0 मैट्रिक्स है तो जो भी चेंज करेंगे सेम ही रहेगा। तो अभी इस इक्वेशन से आपको एक वो मिल जाएगा रिजल्ट, है ना। तो अब देखिए क्या आता है सॉल्व करके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। तो अभी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। पहला इक्वेशन आएगा 5x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है -x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले इक्वेशन से जो सॉल्यूशन निकल के आएगी वो आएगी x3 इज इक्वल टू -x2। अब दूसरे इक्वेशन में ये पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो दूसरे इक्वेशन में जब x3 को -x2 रख देंगे तो यहाँ मैं -x3 रख दूंगा, 2x2 -x2 x2, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमारे पास आ गया। अब समझिए, तो जो v मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था x1 x2 x3। अब यहाँ से क्या निकल के आया कि चलो एक काम करो, x1 को अभी x2 लिख दो, x2 को x2 ही रहने दो, x3 को -x2 लिख दो। अब आपको क्या सोचना है, x1 x2 x3 ये तीन वैल्यू मेरे पास है अभी, और हमें रेस्ट्रिक्शंस दे रखा है यहाँ पे ना। हमने ये कहा था ये स्पैन है 1 1 -1 का। तो x1 x2 मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, नॉन जीरो रियल नंबर, वो आइगन वेक्टर होगी। x2 के प्लेस पे वी कैन चूज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, बट यहाँ मुझे सुटेबल x2 चूज करना है सो दैट कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो। चलो इसको यूज कर लेते हैं। सो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर 1 था, तो x1 की जगह x2 ही है, x2 की जगह खुद x2 है, x3 की जगह -x2, ये यूज कर रहा हूँ मैं। तो अभी इसको हटा के मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे इस तरह से कंसिडर करना था कि ये ओके हो। आइए इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो x1 तो किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, तो x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर x2 स्क्वायर 1 हो गया। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 स्क्वायर इज 1, तो यहाँ x2 सॉरी 3, तो यहाँ से 1/√3 प्लस माइनस हो गई ना, इस तरह से। तो या तो प्लस वाला या माइनस वाला ले लो। तो यहाँ से मॉड x2 जो आ गई वो 1/√3 है, और ऐसे भी आप जानते हैं x1 x2 x3 मॉड लूंगा सेम ही आएगा, तो मॉड x1 भी यही आएगा 1/√3, मॉड x3 भी यही आएगा 1/√3। तो जो v मेरा था ना, v हमारे पास ये था ना x1 x2 x3, तो उसमें अगर x2 को प्लस -√3 मॉड लेंगे तो वही आ जाएगा। अब मॉड लेना है ना, तो मॉड में सब तो इक्वल ही है, यहाँ से मॉड x1 मॉड x2 मॉड x3 सब इक्वल है, तो तीनों का सम कर दो, क्या आ गया, मॉड x1 मॉड तीनों सेम ही है, तीनों की वैल्यू कितनी 1/√3 है, तो 1/√3 ऐड हो कितना हो जाएगा 3/√3 मतलब √3, और √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए, मॉड x1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड x3, ये हो जाएगा √3, और √3 का वैल्यू 1.732 अप्रॉक्स होता है, राउंड आउट 2 डेसिमल प्लेस 1.73 है ना। इसका आप आंसर भी देख सकते हैं, तो यही आएगा कितना 1.73। अगर आप इसका आंसर देखना चाहेंगे पहले देख लो, सॉल्यूशन में किसी को डाउट हो तो पूछो। हमने आइगन वेक्टर निकाला, तो ये आइगन वेक्टर आया विथ दिस कंडीशंस। अब मुझे ऐसा चुनना था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो हमने वो कंडीशन सेटिस्फाई कराए, तो x2 की वैल्यू प्लस √3, तो उसके अकॉर्डिंग x1 x3 आ जाता, लेकिन मुझे मॉड चाहिए था यहाँ पे ना, यहाँ मुझे मॉड की जरूरत थी, तो मॉड x2 1/√3 मॉड x1 मॉड x3 सेम ही आएगा। सो दैट्स वाई। अच्छा, इसका आंसर की यहाँ पे अटैच्ड है, देखो 53 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 53 का आंसर की यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। फिफ्टी थ्री था ना, 53 का आंसर है 1.70 से 1.76, है ना, ये रेंज है। अगर कोई बच्चा 0.74 भी लिख देता है तब भी करेक्ट होगा, सॉरी 1.74 भी लिख देता है तब भी करेक्ट होगा, 1.75 भी लिख देगा तब भी वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये रेंज कंप्यूटर को दिया गया है, इस बीच का रेंज रहेगा तो वो करेक्ट करेगा, अदर फॉल्स कर देगा। तो हमारा आंसर आया 1.73, तो इसने क्या किया 3.3 पीछे 0.3 आए करके रेंज बना दिया। जी जी इंक्लूडेड है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया। इस तरह क्वेश्चन आप कर पाएंगे सॉल्व।
जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा भी गाम है ना, दिस बी 3 आइगन वैल्यूज, तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन हमारा उसका ही है, लीनियर अलजेब्रा का ही है। देखो बताओ, इन दोनों को सॉल्व करो। अभी उन्होंने मैट्रिक्स थ्योरी कंप्लीट किया है जस्ट। बताइए, आप लोग आराम से सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। 41 42 अल्फा बीटा गामा आइगन वैल्यू है एम का इस तरीके से कि अगर गामा 1 है और अल्फा मोर देन बीटा है तो बताओ ये क्या होगा। ओके, एम है ये मैट्रिक्स और अल्फा है डिटर्मिनेंट ऑफ एम की पावर 4 माइनस 6 i2। तो बताओ अल्फा स्क्वायर क्या होगा। अपने तरीके से आप जो लोग सीखे हो जितना आइगन वैल्यूज यूज कर सकते हो दोनों को क्वेश्चन में, आप यूज करके आंसर बताओ। अच्छा, पहले का आंसर 7 है। ओके, ओके 2500। बाकी लोग देख लीजिए तो।
तो मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ? इजी है ना, बस आइगन वैल्यूज निकाल लो, उससे काम हो जाएगा। दोनों केस में यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आइगन वैल्यूज अगर दिख गया तुम्हें तो इजीली आंसर आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, देख लो। अगर किसी का नहीं हुआ है तो बता सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है सब लोग कर लेंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये सब सॉल्व करके देखो, और नहीं हो रहा है तो पूछो, नहीं पूछोगे तो मैं मान लूंगा तुमने कर लिया है। देखो इसको ट्राई करके देखो, और नहीं हो रहा है तो बताओ। एम कॉस 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, आपको 3 आइगन वेक्टर दे रखा है करस्पॉन्डिंग टू 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ एम, जहाँ अल्फा कोई रियल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ क्या अप्रोच यूज होगा? तो यहाँ जो थ्योरम है, ऐसे ये बिल्कुल छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। तो होता क्या है, आइगन वेक्टर्स corresponding to distinct eigenvalues are independent। होगा क्या ना, जैसे आपके पास λ1 λ2 λ3 λn, अगर ये n डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं तो λ1 के करस्पॉन्डिंग v1 आइगन वेक्टर है, λ2 के करस्पॉन्डिंग v2 है, एंड सो ऑन λn के करस्पॉन्डिंग vn है। तो ये तो v1 v2 vn होगा ना, ये जो होंगे ये इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या अप्रोच यूज हो रहा है, सिंपल है। जैसे एक है ना, एक आता है वर्ड आइगन स्पेस, मैंने डिस्कस नहीं किया, ऐसे कुछ है, ऐसे खास नहीं है। तो आइगन स्पेस क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज जहाँ पे a माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू 0, ये आइगन स्पेस। सो ये क्या है ना, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ v सच दैट ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वी, मतलब लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड वी इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर्स। सो ये आइगन स्पेस है। और अगर मैट्रिक्स ए के पास n डिफरेंट आइगन वैल्यूज है तो इसका मतलब है कि उसके करस्पॉन्डिंग ईच आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, मतलब एक तो मिलेगा ही, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था 1 की मल्टीप्लिसिटी मान लो 2 बार आई, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है। ये है, अगर 1 की मल्टीप्लिसिटी 3 है, मान लो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है कि कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और आइगन वैल्यू है 1 1 1 मान लो, तो 1 3 बार आ गया यहाँ पे। सो 1 अगर 3 टाइम्स आइगन वैल्यू है, इसका मतलब 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो उस 1 के करस्पॉन्डिंग हो सकता है एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले, हो सकता है 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले, या हो सकता है कि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स मिले। आइगन वेक्टर बोल रहा हूँ, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जैसे मैं रिमार्क में लिख देता हूँ। जैसे क्या होता है कि जो हम लिखते हैं ना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगी ना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी है ना, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है ना। जैसे मैंने कहा कि एक 1 1 1 किसी 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, 3 बार आई, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, 3 0 नहीं होगी, है ना। एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट 1 आइगन वेक्टर मिलेगा ही मुझे, और एटलीस्ट 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा मुझे, है ना। सो या तो मैं ऐसा लिखूं कि ये थ्योरम, अगर ये सब छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं कि
every eigenvalue has at least one linearly independent eigenvectors. ठीक है ना? तो अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो एग्जैक्टली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा. मतलब अगर लैम्डा 1 डिफरेंट है लैम्डा 2 से, डिफरेंट है लैम्डा 3 से, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की जो कि 3x3 है, तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग एक ही मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा. लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग एक ही एग्जैक्टली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा. लैम्डा 3 के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा. तो डिस्टिंक्ट है. 2 कब मिल सकता है? अगर 1 की किसी आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी 2 है तो हो सकता है कि उसके करस्पॉन्डिंग 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाए. ऐसा 3 नहीं हो सकता. फिर ये चीज़ है. ठीक है, तो ये मैं बोल दूं दिस इज मोर देन इक्वल टू 1 होता है हमेशा. ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू n होता है हमेशा. तो इसको मैं और अगर बाउंड कर दूं, सो ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है उसकी बात कर रहा हूं. ठीक है ना? सो यहां मैं अगर लिख दूं कि लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स देन, ठीक है, हालांकि जैम में आइगन स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस पे क्वेश्चन में नहीं आएगा डायरेक्टली, बट ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है. तो इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच यूज होगा? अब इस क्वेश्चन में आ जाओ. इसमें ये बोला गया है कि ये जो आइगन वेक्टर्स हैं ये 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है. इसका मतलब ये जो है v1 1 2 3, v2 1 1 1, v3 0 -1 अल्फा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि चलो इसके करस्पॉन्डिंग मैं एक मैट्रिक्स P बना देता हूँ, सो 1 2 3 1 1 1 0 -1 अल्फा, सो दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. हमने क्या किया? फर्स्ट कॉलम इज v1, सेकेंड कॉलम इज v2, थर्ड कॉलम इज v3 एंड 3 इंडिपेंडेंट कॉलम्स आर देयर इन द मैट्रिक्स P. सो मुझे आप बताइए रैंक P की क्या होगी? 3 है ना? बिकॉज ठीक है जी, उसकी वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन नंबर सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. तो इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं. सो ये जो होगा इसका रैंक P का 3 है. और अगर P का रैंक 3 है जो कि 3x3 मैट्रिक्स है, सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P नाउ? नॉन जीरो. तो यहीं से आंसर आ जाएगा. इसलिए पूछा है कि विच इज द नॉट पॉसिबल वैल्यू. तो इसको जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे और नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहां आ जाएगा अल्फा नॉट इक्वल टू समथिंग, वही आंसर हो जाएगा. एग्जाम्पल के लिए मान लो ऐसा हुआ, सपोज जैसे ये आ गया, मान लो डिटर्मिनेंट P आ गया अल्फा -1. सपोज कि डिटर्मिनेंट P इज अल्फा -1, इसका डिमांड निकालो. मान लो अल्फा -1 आया तो क्या आ जाएगा? तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1. जब आप करोगे अल्फा -1 इज नॉट 0 तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 1 इज द करस्पॉन्डिंग आंसर. उसने कहा है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है अल्फा की. तो अब मैंने अप्रोच बता दिया, आप सॉल्व कर लीजिए आप लोग. ठीक है, ठीक है ना? ओके, सी आ रहा है. तो इसका मतलब ये, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट P आएगा वो अल्फा +2 आएगा, राइट? तो इसका मतलब है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू -2. ओके, तो ये अप्रोच क्लियर है. बाकी पिछले वाले क्वेश्चन में ये इसमें कुछ खास नहीं है. इसमें जो ये क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा है ये भी सिंपल है. आप आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए. फिर आपको पता है कि मान लो इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो m के पावर 4 की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 की पावर 4 लैम्डा 2 की पावर 4 होगी. -6i है तो लैम्डा 1 की पावर 4 -6 लैम्डा 2 की पावर 4 -6, इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी. डिटर्मिनेंट चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू कर लीजिए तो आ जाएगा. उसके बाद आ जाएगा अल्फा स्क्वायर. सेम यहाँ पे तीनों आइगन वैल्यू निकाल लीजिए. एक 1 आएगा, बाकी 2 आएगा, तो बाकी 2 आएंगे. लार्जर वन को अल्फा 1 नाम दीजिए, छोटा वाला को बीटा नाम दीजिए और फिर हो गया. तो आसान क्वेश्चन है ये. बस ये है कि आपको हिम्मत होनी चाहिए सॉल्व करने की, पूरे कैलकुलेट करने की, आंसर तक पहुंचने की. करेज रखोगे, ट्राई करोगे तो हो जाएगा. देख के डर जाओगे तो नहीं होगा. हाँ, तो उसको दोबारा टेक करो. कितने कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है ये?
तो कितने आइगन वैल्यू होगी इसके पास? और एक तो फिक्स कर रखा है 1 है, तुम्हारा 2 क्या आ रहा है? तीसरा आया ही नहीं। तीसरा क्यों नहीं आया? तीसरा 1 होगा फिर। हाँ, ये 1 एक दे रखा है ना इसने, तो उसके हिसाब से फिट करो। क्वाड्रेटिक कैसे बन गया? तुमने इसको यूज किया है कि नहीं किया है? 1 5 क्या क्या 3 आइगन वैल्यू क्या क्या आती है जिन लोगों ने सॉल्व किया बताओ? अरे तुम्हारे तो गलत है, तुम शांत बैठो। हाँ, बाकी दूसरा बताओ। 1 5। ओके, 1 5 - 1, ठीक है, ये है। हाँ वही 1 5 - 1, दैट्स ऑल। तो इसमें गामा 1 दे रखा है, तो हम लोग अल्फा लार्जर लेंगे तो अल्फा को 5 ले लेंगे, बीटा को -1 ले लेंगे। अब सोचो भाई, तुम्हें आइगन वैल्यू अभी तक निकालना नहीं आ रहा, मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ, तो शर्म की बात है ना कि अभी तक तुम्हें आइगन वैल्यू निकालना नहीं आ रहा है। जिन लोगों को भी नहीं आ रहा है तो भाई इंप्रूव करो। डिटर्मिनेंट, इसका मतलब डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन सिली मिस्टेक कर रहे हो, उसको ठीक करो, कहाँ कैलकुलेशन गलती है। वो चीज़, अभी इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अभी डिटर्मिनेंट निकालने में दिक्कत हो रहा है। डिटर्मिनेंट 11th 12th क्लास में भी था, तो गलत बात है ना ये। अभी इतने क्वेश्चन हमने आइगन, पिछले 4 क्लासों में, 3 4 क्लास में इतने आइगन वैल्यू क्वेश्चन निकाले हमने, और अभी भी आइगन वैल्यू तुम्हारा सही नहीं आ रहा है। तो सीखो भाई, वरना एग्जाम में भी गलत ही आएंगे। अजीब अजीब बच्चे हैं। ठीक से, जब मैं नहीं रैक लूँगा तो पहले मैट्रिक्स लिख लो, फिर ये लिख लो, घटाओ उसको। पहले एम लिख लो, लैम्डा आई लिख लो, फिर घटाओ उसको, क्या होगा। आई पता है ना, 1 0 0 0 1 0 0 1। अब ये है, और मान लो एक बार गलती हो भी गई तो दोबारा ट्राई कर लो स्टार्टिंग से, गलती मत ढूंढो, बहुत मुश्किल होता है गलती ढूंढना। तुम दोबारा फिर से इनिशियली सॉल्व करना शुरू करो, दोबारा सॉल्व कर लो, तो वो आंसर तब आ जाएगा। एक बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, हर बार गलती थोड़ी होगी, तो उसको गलती को ठीक करो। अब ये डिटर्मिनेंट निकाल के 0 पुट करना है। क्या आएगा? लैम्डा, हाँ, 5 λ² ओके, तो ये जैसे आ गया। और हमें पहले ही बता रखा उन्होंने कि लैम्डा बराबर 1 तो आइगन वैल्यू है, तो 1 को फैक्टराइज कर लो इसको सिंपली। तो इसको फैक्टराइज करोगे, अब फैक्टराइज करना आता होगा। लैम्डा -1 निकाल लो, इसे उन्होंने बताया जैसे। तो ये अगला आएगा लैम्डा +1 और लैम्डा -5। अब बताओ, ये सब अगर डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आ रहा था तो गलत बात है ना, ये तो 12th क्लास में था, और फिर भी सही निकाल नहीं पा रहे हो, तो उसको सीखो कि क्यों गलती हो रही है, उसको ठीक करो। तो यहाँ से 3 वैल्यू आ गई, 1 - 1 5। तो अल्फा है ना, हमें बोला है कि गामा तो 1 है, अल्फा बीटा से ज़्यादा है तो 5 है, बीटा -1 है। ये लो आगे सॉल्व कर लो, जो पूछा है 2α + 3 बीटा। अब ये सब नहीं कर पा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, यहाँ तक। तो असाइनमेंट, बाकी असाइनमेंट ट्राई करो आप लोग। यहाँ पे ढूंढ सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर मैं जैसे ढूंढूंगा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसे तुम खुद ढूंढ के इसको सॉल्व करो। इतने असाइनमेंट्स हैं, सॉल्व करो, और जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करो क्लास में, है ना। जैसे ये सब भी क्वेश्चन है, ये सब भी डिस्कस कर सकते हैं अभी हम। ये भी दोनों क्वेश्चन है, अभी डिस्कस करता हूँ, टाइम है ही खत्म हो गया। तो मतलब ऐसे मैं सारे क्वेश्चन करूंगा तो मुझे तो पूरा है ना, इतना क्लासेस हमारे पास थोड़ी है कि मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा सकूं। मैंने 10 20 50 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपका काम है 500 1000 2000 10,000 5,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। उनमें जो डाउट्स आ रहा है वो डाउट क्लास में पूछ सकते हो। अभी अगले 3 4 क्लास तक मैं डाउट ही लूंगा, तो आप जो असाइनमेंट कहोगे वो ओपन करके मैं डाउट बताऊंगा आपको। एक तो ये फोल्डर है, बाकी आप जानते ही हो फोल्डर का क्या है, तो इसके इसमें बहुत सारे हैं, तुम जाके देखो। अभी मैं स्टॉप करूंगा, लेकिन टाइम भी हो ही गया, चलो क्वेश्चन देख लेता हूँ आपका। बताइए।
क्या पूछना है इसमें, किनका डाउट है रवि? हाँ अच्छा, अलग अलग कर लेते ना। जैसे M3x3 डीएल मैट्रिक्स है, P बराबर M प्लस एम ट्रांसपोज, तो M प्लस एम ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q क्या है, Q एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ हाँ, तो उसका ट्रेस जीरो होगा, 3x3 का डिटर्मिनेंट भी Q का जीरो होगा। तो पहला ऑप्शन में भाई दिमाग वाग थोड़े से इस्तेमाल करो। पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3, डिटर्मिनेंट पी स्क्वायर क्यू की पावर 3। अब बताओ क्यू का डिटर्मिनेंट क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैव डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो। कल भी लिखाया था मैंने कि अगर ऑड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी एक आइगन वैल्यू जीरो होगी ही। बताया था कि नहीं कल? देखो नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो, चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। बस सिलेबस है ना, कम से कम पूरे साल में एग्जाम से पहले 4 से 5 बार एटलीस्ट पूरा सिलेबस रिवाइज करो, और कम से कम 4 से 5 बार पूरा PYQ रिवाइज करो, जितने भी एग्जाम में पिछले 20 साल में आए हैं उसको 4 से 5 बार, तब जाके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। वरना तुम नहीं करोगे, कोई और कर रहा है 4 5 बार 10 बार रिवाइज, ये है, तुम नहीं करोगे तुम पिछड़ जाओगे, ये चीज़ें हैं। बताओ क्यू का डिटर्मिनेंट क्या होगा? क्यू क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो हो गया जीरो, तो क्या डाउट है, यही तो ऑप्शन ए है। चलो डी में आ जाओ। बोल रहा है एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इज इक्वल टू 2x ट्रांसपोज एम एक्स। तो यहां से अगर तुम इसको देखो, तुम्हें एक चीज पता है कि एम मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ पी प्लस हाफ क्यू, यस और नो? एम मैट्रिक्स को, एम को कैन आई राइट एम इज इक्वल टू दिस? चेक करो हाँ या ना, लगा लो इसको, एम की जगह ये रख लो, करके देखो आ जाएगा। RHS में एम है ना, RHS में है कि नहीं? हाँ, उस एम को हटा के ये रखो, या थोड़ा और दिमाग लगाओ, हाफ एम प्लस एम ट्रांस, सॉरी हाफ है ना, पी है ना, हाँ कोई बात नहीं। क्या दिया है? अच्छा वैसे ही हो जाएगा, पी तो मुझे पता ही है ना, तो पी है एम प्लस एम ट्रांसपोज। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये तो पता ही है, तो उसमें क्या पूछा गया है, एक्स ट्रांसपोज पी एम, तो इसको लिख सकता हूं मैं एक्स ट्रांसपोज पी है एम प्लस एम ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ एक्स है ना, एक्स, तो ये एक्स हो गया, इसको खोलो, एक्स ट्रांसपोज ये आ जाएगा एम एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज एक्स। यहां तक आया ना तुम्हारा, यहां तक आया है कि नहीं? जैसे एक्स ट्रांसपोज पी एक्स, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ये निकालना आता है तुम्हें? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लगाओ इस पे, ये किसके इक्वल आएगा? एक्स ट्रांसपोज, अरे भाई तुम्हें ट्रांसपोज का फॉर्मूला नहीं आता है? हद है यार, तुम लोग कैसे पहुंच जाते हो यहाँ तक? ये सब 12th क्लास में ये फॉर्मूला है, कैसे ग्रेजुएशन कर लिए तुम लोग? बताओ इसका फॉर्मूला, वो बताओ, अरे नेहा म्यूट करो तुम। हाँ रवि बताओ इसका फॉर्मूला, कैसे पहुंच जा, ग्रेजुएशन कैसे हो गया तुम्हारा? ये सब 12th क्लास में था ये, क्या फॉर्मूला है इसका बताओ? कोई दूसरा बताओ, कोई दूसरा बताओ। ये मैंने शुरू में डिस्कस भी किया है, तुम देखो जब मैट्रिक्स मैंने स्टार्ट किया तभी ट्रांसपोज, जब हम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं तब भी मैंने ये फॉर्मूला लिखाए हैं। सब रिवाइज करो भाई चीजों को ठीक से। अब देख के बताओ इसको, ABC है तो क्या होगा ट्रांसपोज इसका? हाँ, और P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो P ट्रांसपोज P हो जाएगी।
क्योंकि सिमेट्रिक है। ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले मैट्रिक्स ट्रांसपोज ये, मतलब ये खुद सिमेट्रिक है। एक्स ट्रांसपोज पी एक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसको ऐड कर लो। तुम एक काम करो, दोनों तरफ ना पी रख के ब्रेक कर दो। जैसे इसने कहा ना ये एक्स ट्रांसपोज पी एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये तो ओके। अभी मैंने पी के जगह बस वैल्यू रख दी, अब दोनों तरफ यही रख दो। तो एक काम करो, यहाँ पे रखो इसके जगह पे एक्स ट्रांसपोज पी एक्स है ना, यस, चलो इससे ही आ जाएगा। तो एक्स ट्रांसपोज एम एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज एक्स, इस पूरे का ट्रांसपोज बराबर इसकी वैल्यू ये रख दो, एक्स ट्रांसपोज एम एक्स एक्स ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज एक्स। अब ये इक्वेशन सॉल्व करोगे वही आएगा जो ऑप्शन डी है। चेक करो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लगाना आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इसलिए किया क्योंकि मुझे चेक करना था ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसीलिए। मतलब ये मैंने क्या चेक किया, मुझे ये पता है कि पी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये पता है ना। तो ये थ्योरम है कि एक्स, हाँ, तो एक्स ट्रांसपोज पी एक्स मैट्रिक्स जो है वो भी सिमेट्रिक है। ये चेक किया मैंने, यहां से पता चला मुझे कि जो एक्स ट्रांसपोज पी एक्स मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक है। ठीक, अब तो इसको मैं यूज कर रहा हूं कि एक्स ट्रांसपोज पी सिमेट्रिक है, तो एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अब उसको यूज कर रहा हूं मैं यहां से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो ना एक लाइन में, इसका ट्रांसपोज लगाओ, इसका ट्रांसपोज लगाओ। तो इसका ट्रांसपोज लगाओगे आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज एक्स, इसका ट्रांसपोज लगाओगे एक्स ट्रांसपोज एम एक्स, और यहाँ ऑलरेडी है एक्स ट्रांसपोज एम एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज, चेक कर लो सही लिखा ना मैंने। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, कुछ निकल के आया एक्स जी जी। कैसे, आपको कैसे पता है एम और एम ट्रांसपोज सेम हो जाएगा, कैसे? इक्वल क्यों होगा, खुद का ट्रांसपोज P प्लस पी ट्रांसपोज इक्वल होगा ना। हाँ, एम का नहीं होगा, P प्लस पी ट्रांसपोज इक्वल, P इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज है। हाँ, अरे छोड़ो भाई, यहां से बताओ यहां से क्या आया, इसमें क्या कैंसिल होगा, सेम ही है क्या दोनों तरफ, कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, नहीं फिर तो हमें ये डिराइव करना था, तो इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो फिर तो सेम ही निकाल दिया मैंने, तो उसको कोई फायदा नहीं है, तो इसको यूज़ करो यहाँ पे। कहने को इनडायरेक्टली तुम्हें ये दिखाना है कि ये इक्वल आएगा, ये वाला मैट्रिक्स ना इक्वल आएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ से ट्रांसपोज अगर तुम लोगे, एम सिमेट्रिक नहीं है ना, एम सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ये क्या डी ऑप्शन ट्रू दे रखा है, ट्रू तो लग नहीं रहा मुझे, देख लो एक बारी। एनीवे इसको डाउट क्लास में पूछो, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरे बैच की क्लास डाउट क्लास में डिस्कस करते, अभी हुआ तो ठीक है, वरना डाउट क्लास में डिस्कस करो, दूसरे बैच की क्लास का टाइम जा रहा है। हाँ, सॉल्व करो, अंदर डाउट क्लास में